नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल गुरुजी क्लासेस में। तो चलिए हम स्टडी करते हैं आज जॉन लॉक को लेकर। उनके कंप्लीट पॉलिटिकल थॉट्स को 25 एमसीक्यू सेट में कवर किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपके कंप्लीट जो डाउट है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर किए जाएंगे, तो ताकि आप जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ जॉन लॉक कॉमनली नोन एज? जॉन लॉक को कॉमनली किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फादर ऑफ एनार्किज्म, या बी फादर ऑफ लिबरलिज्म, या सी फादर ऑफ कम्युनिज्म, या डी फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो इनमें से वो किसके जनक माने जाते हैं? एनार्किज्म के, या लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, या फिर कंजर्वेटिज्म? तो आई होप आंसर आपको पता चल चुका होगा। जिन्होंने अभी तक थ्योरी क्लास को वॉच नहीं किया, यहाँ पे मैंने कंप्लीट कंसेप्ट को समझाया हुआ है, तो पहले वो आप जाकर उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सही कर पाएंगे। तो चलिए राइट आंसर बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? तो उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कंसिडर किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा वो सही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू लॉक विच राइट्स आर नेचुरल टू ऑल इंडिविजुअल्स? किस प्रकार के राइट्स जो हैं वो लॉक मानते हैं कि वो नेचुरल राइट्स हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइफ, लिबर्टी एंड स्टेट, या फिर बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, या सी राइट टू वोट, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? तो लॉक के मुताबिक नेचुरल राइट्स कौन से हैं? तो आपको पता ही होगा, लॉक के मुताबिक तीन जो है हमारे नेचुरल राइट्स हैं जिनकी वो बात करते हैं, लाइफ, लिबर्टी और स्टेट यानी प्रॉपर्टी। तो इनको वो नेसेसरी मानते हैं, और ये उनका मानना था कि जब इंडिविजुअल स्टेट ऑफ नेचर को छोड़कर वो जब सोसाइटी का निर्माण करेगा या स्टेट का निर्माण करेगा, तो वहाँ पे जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब एग्रीमेंट होगा इंडिविजुअल्स के, और उनका जब वो स्टेट का निर्माण करेंगे तो लाइफ, लिबर्टी और स्टेट तीनों जो प्रकार के राइट्स हैं ये वहाँ पे भी क्या होंगे? एज इट इज रहेंगे, ये नेसेसरी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड लॉक डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नेचर? लॉक स्टेट ऑफ नेचर को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वार, क्या स्टेट ऑफ नेचर को वो कांस्टेंट वार मानते थे? या फिर बी अ स्टेट ऑफ टोटल पीस, क्या वो स्टेट ऑफ नेचर को मानते थे कि वहाँ पे टोटल मतलब पूरी तरह से वहाँ पे पीस है? या ऑप्शन नंबर सी अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम, क्या उनका ऐसा मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वहाँ पे इक्वालिटी और फ्रीडम है? या फिर ऑप्शन नंबर डी अ स्टेट ऑफ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, या फिर ऐसा मानते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा? गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। तो कौन सा ऑप्शन जो वो सही होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? तो आपको पता ही होगा कि जो स्टेट ऑफ नेचर है लॉक मानते थे, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे टोटल पीस नहीं है, पीसफुल मानते हैं वो। ये ऑप्शन जो बी है, कहीं स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि टोटल पीस होगा, वो मानते थे कि स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल है, लेकिन वहाँ पे टोटल पीस नहीं है। कुछ ऐसे जो तत्व हैं वो सोसाइटी में होते हैं जो इनकन्वीनियंस पैदा करते हैं। तो इस हिसाब से स्टेट ऑफ कांस्टेंट बार तो हो नहीं सकता, वो आपको पता ही है। थॉमस हॉब बात करते हैं कि वहाँ पे वो स्टेट ऑफ नेचर को इस तरह तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में तो कोई अथॉरिटी है नहीं। तो अथॉरिटी कब आएगी? जब वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, उसके बाद जो है वो स्टेट का निर्माण करेंगे, तो ओरिजिन होगा। तो स्टेट का निर्माण तो बाद में होता है, तो स्टेट ऑफ नेचर में कोई अथॉरिटी नहीं होती है एज इट इज़। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। व्हाट डज लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट? लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो उससे क्या यहाँ पे जो ऑप्शन जो चार दिए गए इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? पीपल आर नेचुरली बॉर्न टू ओबे रूलर्स। जो लोग हैं वो क्या करते हैं? बाय नेचर जो है वो राजा को ओबे करते हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बाध्य होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी जो है गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर गवर्नमेंट जो बनाई जाती है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? सी रूलर्स हैव एब्सोल्यूट पावर, जो रूलर्स हैं, जो राजा होंगे, जो फिर अथॉरिटी होगी, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी। क्या इस तरीके का कुछ मानते थे वो? या ऑप्शन नंबर डी जो है वो
पीपल शुड नेवर चैलेंज गवर्नमेंट अथॉरिटी, क्या आप लोगों के पास राइट टू रिवोल्ट नहीं था लॉ के मुताबिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मुताबिक? तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? पीपल ही नेचुरली बॉर्न तो हो नहीं सकते क्योंकि वो एग्रीमेंट के तहत आएंगे और बाय कंसेंट आएंगे, लॉ ऐसा मानते थे। सेकंड जो कहता है पावर गवर्नमेंट इज़ फाउंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो ये हाँ ये ठीक हो सकता है क्योंकि लॉ का मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ही बनाई जाएगी। थर्ड देखते हैं हम, रूलर्स हमें ठीक लग रहा है तो थर्ड भी देख लें कि एब्सोल्यूट पावर हो सकती है। नहीं, एब्सोल्यूट पावर किसके पास होगी? ये किसका मानना था? हॉब्स का मानना था। तो लॉक्स जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रखते हैं गवर्नमेंट्स को, मतलब गवर्नमेंट को लिमिटाइज करते हैं। तो वो आपको पता ही है कि जो लॉक बात करते हैं गवर्नमेंट जो है एक नाइट वॉचमैन का काम करेगी, तो इस तरीके के कंसेप्ट थे, वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर का तो कोई कंसेप्ट नहीं था। तो डी को देखते हैं, पीपल शुड नेवर चैलेंज गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो राइट टू रिवोल्ट भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्थ भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आई होप आपके कंसेप्ट जो है साथ साथ में क्लियर हो रहे होंगे। तो जिस किसी के भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वहाँ पे उसी टाइम उसको जो है क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ का सिर्फ आपका एमसीक्यूज़ करवाने का मकसद नहीं है, इसका मकसद है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी कवर हो सकें, जो हमने थ्योरी में नहीं किया या फिर जो थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है एमसीक्यूज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके जो टोटल कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो जिस स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के आंसर पता है या फिर उनकी अच्छी तैयारी चल रही है तो वो इसको वीडियो को उसकी स्पीड्स को बढ़ाकर भी देख सकते हैं, 1.5x पे या फिर 2x पे रख कर इस वीडियो को जल्दी से वॉच कर सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है। तो जिनके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है वो आराम से वीडियो को वॉच करें, थ्योरी पोर्शन को भी देखकर फिर एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रोसीड करते हैं। तो 5th कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू, गवर्नमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है लॉ के मुताबिक? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एनफोर्स रिलीजियस लॉज, रिलीजियस लॉज को इन्फोर्स करना ये प्राइमरी पर्पस है गवर्नमेंट का, या फिर बी प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, या ऑप्शन नंबर सी प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी, या फिर डी एक्सपेंड टेरिटोरियल कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है? पर्पस गवर्नमेंट का क्या पर्पस है लॉ के मुताबिक? तो लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट का पर्पस है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये लॉ के मुताबिक आंसर है, गवर्नमेंट का पर्पस है। तो हॉब्स के मुताबिक क्या पर्पस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताइए कि हॉब्स के मुताबिक गवर्नमेंट का क्या पर्पस है। तो देखते हैं कितने लोगों ने जो हमारी पिछली क्लासेज हैं वो अच्छे से अटेंड किए, तो यहाँ से मैं उनको जज कर पाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है? व्हाट डज लॉक से अबाउट द राइट टू रेवोल्यूशन, जो राइट टू रेवोल्यूशन है उसके बारे में लॉक क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नेवर जस्टिफाइड, जो राइट टू रेवोल्यूशन है ये क्या है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ जस्टिफाइड इफ द गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटीज़, राइट टू रेवोल्यूशंस तभी जस्टिफाइड है, तभी न्यायपूर्वक है, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं लॉ के मुताबिक अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य को निभाने में फेल हो जाती है, तब ये राइट टू रेवोल्यूशंस लोगों को दिया जा सकता है, तब लोग जो है रिबेल कर सकते हैं, मतलब विद्रोह कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। तो चलिए क्वेश्चन ये ए भी देख लिया, बी भी देख लिया, सी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इट शुड ओनली बी यूज इन एक्सट्रीम केसेस, ये सिर्फ एक मतलब एक्सट्रीम केसेस पे जो है यूज़ किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, इट शुड बी कांस्टेंट, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब बराबर हर समय जो है लोगों के पास होना चाहिए। तो क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है आपके मुताबिक? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है? लॉक्स व्यूज ऑन प्रॉपर्टी राइट्स एम्फेसाइज दैट प्रॉपर्टीज, लॉक के मुताबिक जो उनका विचार था प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, उनके मुताबिक प्रॉपर्टीज अ गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा गिफ्ट दिया जाता है, ओन बाय द स्टेट, या फिर ये स्टेट ओन करेगी, स्टेट इसके पास अपने पास रखेगी प्रॉपर्टी को, और नेचुरल
एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनल लेबर, या फिर ये क्या है, पर्सनल लेबर से जो अपनी मेहनत परिश्रम से जो कमाया गया धन है उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, या फिर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर ये सब में जो है इक्वली सब में बराबर मात्रा में जो है बांटी जाएगी। तो प्रॉपर्टी को कैसे किस उस पर जो है किस प्रकार का जोर देते हैं प्रॉपर्टी राइट्स को, तो उनका मानना था कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। वो इसको एक क्या मानते थे, एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनल लेबर मानते थे। तो ये राइट आंसर होगा 7th का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। हाउ डज लॉक सुजेस्ट लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की पावर को लिमिटाइज करने के लिए क्या कहते हैं, कैसे लिमिटाइज किया जाए लॉक के मुताबिक। ऑप्शन नंबर ए क्या है, थ्रू डिवाइन अथॉरिटी, क्या जो देवी शक्ति है या फिर देवी जो अथॉरिटी है जहाँ पे डिवाइन राइट्स होंगे तो क्या उसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। बाय सेपरेटिंग पावर, क्या हम पावर को सेपरेट करके, मतलब पावर का डिवीज़न करके, जैसे आज भी जो सरकार के पास पावर होती है वो आज भी डिवाइडेड होती है। देखिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तो यहाँ पे भी पावर डिवाइड होती है। तो क्या लॉक का ऐसा कुछ मानना था, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाय ग्रांटिंग फुल पावर टू वन रूलर्स, या फिर एक रूलर या फिर एक शासक को पूरी पावर दे देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाय एनफोर्सिंग हेरिडिटरी रूल, या फिर हेरिडिटरी जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। हमारे जो जॉन लॉक हैं उनका मानना था कि सेपरेशन ऑफ पावर में वो बिलीव करते थे। उनके मुताबिक अगर गवर्नमेंट को लिमिटाइज करना है, गवर्नमेंट अपने दायरे में रहकर काम करे तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। तो इसलिए पावर का डिवीज़न जो है बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो पावर को जो है उसका मिसयूज़ ना हो सके और प्रिवेंट अब्यूज़ एंड देयरफॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। इस तरीके से अगर गवर्नमेंट को लिमिटाइज किया जाएगा तभी जो इंडिविजुअल राइट्स जिनकी वो बात करते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी हो गया, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर प्रोसीड करते हैं। लॉक्स आइडिया प्राइमरली इन्फ्लुएंस विच मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, लॉक के जो आइडियाज़ हैं वो कौन सी जो है इसमें से मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए टोटलिटेरियन, बी फेडरलिज्म, सी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी थियोक्रेसी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या राइट आंसर हो सकता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि वो लिबरलिज्म की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये किसका बेसिस है, ये कैसे वो कंसेंट की बात करते हैं, टॉलरेशन की बात करते हैं, तो ये सभी जो हैं एक बेस है। अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव, अगर इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ को अगर फुलफ़िल करना है, इन आइडियल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए आपके पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना बहुत ही आवश्यक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ही ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हैं। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएस डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स लॉक्स आइडियाज़, कौन सा जो यूएस का डॉक्यूमेंट है वो जो लॉक्स की आइडियाज़ को, जो लॉक की आइडियोलॉजी थी उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बी द फेडरलिस्ट पेपर, या फिर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशंस, या डी मॉनरो डॉक्ट्रिन या मॉनरो डॉक्ट्रिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हैविली ड्रू फ्रॉम लॉक्स आइडिया। जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो ज़्यादातर प्रभावित किससे, लॉक के आइडियाज से। कि कौन से लॉक के आइडिया से, नेचुरल राइट्स के आइडिया से, जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो आई होप अभी तक आपका स्कोर अच्छा चल रहा होगा। कितना रहा स्कोर आउट ऑफ 10 आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वो लाइक कर दीजिए, इससे चैनल को और बूस्ट मिलती है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाया जा सके। और साथ ही साथ जो है आपको
टाइमली जो है सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए। तो मैं होप करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके का कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट फ्रीली आपको प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे कोई भी हम चार्जेस नहीं लेते हैं, आपको जितना जो भी हमारे से पॉसिबल हो सकता है हम फ्रीली जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाउ डिड लॉक्स व्यूज़ ऑन गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम थॉमस हॉब्स? लॉक जो है किस तरीके से डिफर करते हैं फ्रॉम थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स से उनके आइडियाज़ किस तरीके से डिफरेंट शेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लॉक सपोर्टेड एब्सोल्यूट मोनार्की, जो लॉक हैं वो हमारे एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करने का काम करते हैं। या फिर बी, लॉक बिलीव इन लिमिटेड गवर्नमेंट। या फिर ऑप्शन नंबर सी, लॉक अपोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। या डी, लॉक रिजेक्टेड इंडिविजुअल राइट्स। तो क्या लॉक, सबसे पहले डी को देख लेते हैं, क्या लॉक जो है रिजेक्ट करने का काम करते हैं इंडिविजुअल राइट्स को? नहीं, वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, तो इंडिविजुअल राइट्स हैं तो इनकी बात करते हैं। लॉक अपोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या लॉक लॉक जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंक करते हैं, वहाँ उसके चीफ एक्सपोनेंट भी माने जाते हैं। तो लॉक बिलीव्ड इन लिमिटेड गवर्नमेंट, बिल्कुल लॉक जो है कि लिमिटेड गवर्नमेंट को में विश्वास रखते हैं और पावर की डिवीजन ऑफ पावर में विश्वास रखते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। क्या लॉक एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करने का काम कौन करते हैं? किसका काम है? ये हमारे हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करते हैं, तो लॉक नहीं करते हैं। तो डिफरेंसेस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, ये दोनों जो है वहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की मूव करते हैं। लॉक आर्ग्यूड फॉर रिलीजियस टॉलरेशन। लॉक जो है रिलीजियस टॉलरेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, किस बेसिस पे करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात? रिलीजन शुड बी कंट्रोल बाय द स्टेट, जो धर्म है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। या फिर बी, रिलीजन इज इररेलेवेंट टू पॉलिटिक्स, रिलीजन का कोई महत्व नहीं है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, क्या ऐसा मानते थे? या फिर सी, फेथ इज़ अ पर्सनल राइट, फेथ जो विश्वास है हमारा ये एक पर्सनल राइट है। या फिर डी, ऑल रिलीजन आर फॉल्स, सभी धर्म जो है वो फॉल्स हैं। तो क्या रिलीजन को कंट्रोल किया जाना चाहिए? रिलीजियस टॉलरेंस में किस तरह के किस बेसिस पे थी? तो उनका मानना था कि फेथ इज़ अ पर्सनल राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इस बेसिस पे उनका जो रिलीजियस टॉलरेंस कंसेप्ट है, जहाँ पे वो मानते हैं कि फेथ जो है एक पर्सनल मैटर एंड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस और कंट्रोल। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल या फिर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो मतलब पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर प्रोसीड करते हैं। तो 13 का क्या कहना है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफन लिवर्ड अगेंस्ट लॉक्स पॉलिटिकल थ्योरी, जो लॉक की पॉलिटिकल थ्योरी है तो इनमें से क्या उसका क्रिटिक है? इट सपोर्ट्स टोटलिटेरियनिज्म, उसको किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है, मतलब कहने का लॉक की पॉलिटिकल थ्योरी को। ऑप्शन नंबर बी, इट निगलेक्ट्स सोशल वेलफेयर, या फिर ये सोशल वेलफेयर को निगलेक्ट करने का काम करती है। या ऑप्शन नंबर सी, इट अपोजेस पर्सनल फ्रीडम्स, या फिर ये पर्सनल फ्रीडम्स को अपोज करते हैं। या फिर डी, इट इनकर्ज मोनार्कीज, या फिर ये मोनार्कीज को इनकर्ज करने का काम करते हैं। तो किस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है आइए समझते हैं। क्योंकि लॉक जो है वो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और जो सोशल वेलफेयर कंसेप्ट है उसको जो है टोटली निगलेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए इनकी थ्योरी को जो है वो चैलेंज किया जाता है इन सोसाइटीज़ विद, क्योंकि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी है वो 13 का वो सही है, क्योंकि सोशल वेलफेयर थ्योरी को ये निगलेक्ट करने का काम करते हैं। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 की ओर प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉन लॉक्स मोस्ट फेमस वर्क, जॉन लॉक का फेमस वर्क इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी, लिवाइथन, सी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, या डी, द प्रिंस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो आपको आई होप आंसर मिल चुका होगा। तो कौन सा सही है आंसर? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आप मुझे बताएंगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा बुक लिखी गई है?
लिवाइथन किसके द्वारा लिखी गई और द प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई, नीचे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी टाइप कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आपने पिछले लेक्चर जो है कितने अच्छे से पढ़े हैं। तो ये तीनों बुक्स जो मैंने कंप्लीट करवाई हुई है, तो यहाँ से मैं टेस्ट करूँगा कि आपने कितना सीखा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए द कॉन्ट्रैक्ट, लिवाइथन और द प्रिंस किसके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर प्रोसीड करते हैं। आपको एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं देखना है, उसके चारों ऑप्शंस को भी अच्छे से समझना है। मैं यहाँ पे उन ऑप्शंस को इसलिए डिटेल्स से कवर करवा रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस एज इट इज़ थोड़ा आएंगे। आपको क्वेश्चंस कुछ और टाइप या पैटर्न में आ सकते हैं, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर आप लॉ की नेचुरल राइट्स की थ्योरी पढ़ रहे हो या स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो वो सिमिलर ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाएंगे उनका जो पैटर्न है या उनकी वर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी थ्योरी की क्लास हो या फिर MCQs की क्लास हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर प्रोसीड करते हैं। इन विच वर्क डिड लॉक डिस्कस द थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड द आइडिया ऑफ टैबुला रसा। देखिए हर कंसेप्ट को जो है क्वेश्चंस में इंक्लूड किया गया। अब टैबुला रसा जो उनका कंसेप्ट है, आई होप मैंने वो अपनी जो थ्योरी क्लास है वहाँ पे मिस किया है, तो यहाँ पे वो मैं अभी आपको MCQs की फॉर्म में कवर करवा दूंगा। तो होप है कि आपका जो सारा कंसेप्ट है वो MCQs और थ्योरी क्लास में कवर हो रहा है। तो आप कैसा लग रही है ये वीडियो और कैसी ये सीरीज़ लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस हिसाब से हम नेक्स्ट जो है आगे की प्लानिंग करेंगे, कौन से यूनिट्स को पहले पिक किया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, या सी अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, या डी द सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सी किताब में जो है कंसेप्ट टैबुला रसा है उसको डिस्कस किया गया है। टैबुला रसा मतलब ब्लैंक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस स्टेट में कहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। जो हमारे जॉन लॉक हैं वो एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वो टैबुला रसा को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे उनका मानना था कि ह्यूमन नॉलेज और को इंट्रोड्यूस करते हैं। हिज आइडियाज़ ऑन ह्यूमन नेचर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एज अ टैबुला रसा। माइंड मतलब वो मानते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, एक ब्लैंक स्टेट का होता है, वहाँ पे आदमी का दिमाग जो है खाली होता है, ब्लैंक स्टेट की जो है बात करते हैं ह्यूमन माइंड को लेकर, उनका एक स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ लॉक्स वर्क्स फोकस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेशन एंड सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो लॉक की जो है सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट जो है कंसेप्ट है, जहाँ पे रिलीजियस टॉलरेशन की बात करते हैं, तो ये कौन सी किताब में लिखी गई है। द सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट एंड एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, या लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, या दी द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सी जो है सही है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से हम प्रोसीड करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जहाँ पे समझाने का कोई कंसेप्ट होगा तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर भी करवाऊंगा, लेकिन जहाँ पे फैक्चुअल है वहाँ पे जल्दी से हम प्रोसीड करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बने, क्योंकि बोरिंग हो जाएगी अगर लंबी वीडियो होगी तो। चलिए हम नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 क्या, विच ऑफ दीज कोटेशंस इज एट्रीब्यूटेड टू जॉन लॉक। जॉन लॉक के इनमें से कौन सी कोटेशन जो है जॉन लॉक के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, ये आपको पता ही है, रूजो की है, जीन जैक रूजो। हाँ, उनके मुताबिक इंसान पैदा तो फ्री होता है, लेकिन अब वो हर प्रकार से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, द एंड्स ऑफ द लॉज इज नॉट टू एबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड इनलार्ज फ्रीडम। सी कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, और डी पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये कौन किस किस थिंकर के कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप ढूंढ के बताओगे। चाहे आपको मालूम है तो सीधा आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, और नहीं मालूम तो ये स्टेटमेंट्स जो तीनों हैं ला ए बी तो लॉक की द्वारा जो कोटेशन दी गई है वो कौन सी है, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। जॉन लॉक जो है उनके मुताबिक जो द एंड ऑफ लॉ इज़ नॉट टू अबॉलिश और रिस्ट्रेन। लॉ का ये मतलब नहीं है किसी चीज़ को अबॉलिश कर देना या रिस्ट्रेन कर देना,
एंड ऑफ लॉ, एंड ऑफ लॉ का मतलब जब लॉ खत्म हो, इसका मतलब ये नहीं है टू नॉट अबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड लार्ज फ्रीडम। इसका मतलब ये नहीं है, लॉ का मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम को अबॉलिश कर देना, इसका मतलब है कि उसको प्रिजर्व और इनलार्ज करके रखना। वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। उनका मानना कहते हैं लॉज के कारण जो है इंडिविजुअल राइट्स को जो है कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो उनके नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना ये स्टेट का काम है। तो ये उनके द्वारा एक कोटेशन दी गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर प्रोसीड करते हैं। ये 25 क्वेश्चंस का सेट है, तो यहाँ पे हम 18 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉक बिलीव दैट गवर्नमेंट्स आर फाउंड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक का मानना था कि गवर्नमेंट जो बनाई जाती है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाई गई है, एक एग्रीमेंट के द्वारा बनाई है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लॉक के द्वारा लॉक, हॉब्स और रूजो जो है, लॉक, हॉब्स और रूजो जो है तीन चीफ एक्सपोनेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। अकॉर्डिंग टू लॉक द प्राइमरी पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू इम्पोज द विल ऑफ द रूलर। लॉक के मुताबिक जो गवर्नमेंट का प्राइमरी पर्पस है वो इम्पोज करती है किसकी? विल ऑफ द रूलर की। क्या यह रीज़न सही है? तो आपको बताना, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो जो रीज़न है वो गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे लिखा है विल ऑफ द रूलर। उनका मानना था कि गवर्नमेंट जो है ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल होनी चाहिए। तो यहाँ पे राजा की विल के मुताबिक नहीं सरकार को रन करना, उनके प्राइमरी पर्पस को नहीं फुलफिल करना, लोगों के जो प्राइमरी जो लोगों के हित हैं उनको पूरा करना, ये प्राइमरी पर्पस है किसका? गवर्नमेंट का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही है और आर जो है वो गलत है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा 18 का। तो ये पेन मेरा शायद डेड हो चुका है, तो चलिए मैं आपको यहीं पे सीधा बताता जाता हूँ, आप मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर प्रोसीड करते हैं। लॉक आर्ग्यूड दैट प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट। लॉक का मानना था कि प्रॉपर्टी जो है एक क्या है? नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट है और नेचुरल राइट डिराइव फ्रॉम पर्सनल लेबर, जो पर्सनल लेबर से डिराइव किया जाता है। रीजन क्या कहता है? लॉक बिलीव दैट ऑल वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल। लॉक के मुताबिक जितनी भी वेल्थ है वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। क्या वो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं? तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि लॉक जो है वो सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट को जो है रिजेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल लिबर्टी या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम की ओर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। तो इसलिए जो स्टेटमेंट जो रीज़न है वो गलत हो जाता है। लॉक आर्ग्यू दैट जो पहली जो एजर्शन दी गई है, लॉक का मानना था प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट, प्रॉपर्टी जो एक नेचुरल राइट है, बिल्कुल वो ऐसा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि ये पर्सनल लेबर से डिराइव होती है। तो पर्सनल लेबर क्या होगी कि इस इंसान ने जो कमाया है, जो अपने परिश्रम से जो गेन किया है वो उसी का होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा होगा 19 का। तो 19 का आंसर हो सकता है, देखिए आपका ए जो है वो सही है और आर गलत है, तो इस हिसाब से आप आंसर सही होगा, सी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। तो 20 के कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लॉक ऑन राइट टू रेवोल्यूशन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है लॉक्स के जो विचार थे राइट टू रेवोल्यूशन को लेकर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सिटीजन्स हैव नो राइट टू चैलेंज द गवर्नमेंट। सिटीजन्स को कोई राइट नहीं है, राइट टू रिबेल नहीं है सिटीजन्स के पास, ऐसा मानना। पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट दैट फेल टू प्रोटेक्ट देयर राइट। लोगों के पास ये हक है, अगर उनकी सरकार जो उनके हित को पूरा नहीं कर रही तो वो उस सरकार को गिरा भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो राइट टू रिवोल्ट की जो है वो फ्रीडम, राइट टू रिवोल्ट जो है लोगों को देने के लिए कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट। गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम है और एब्सोल्यूट है। ओनली मोनार्क हैव द राइट टू रेवोल्यूशन। सिर्फ जो है मोनार्क जो है वो उनके पास राइट टू रेवोल्यूशन होना चाहिए, बाकी सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, क्योंकि पीपल के पास राइट होगा, राइट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट या फिर राइट टू रिवोल्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। एजर्शन को देख लेते हैं। लॉक्स एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो लॉक का जो बुक किताब है या फिर उनका ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे वो मानते हैं कि नॉलेज जो है
वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से इंसान गेन करता है, मतलब वो रेशनल थिंकिंग की बात करते हैं। रीजन कहता है लॉक बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद इननेट आइडियाज। लॉक के मुताबिक जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर इननेट आइडियाज होते हैं, वो बाय बर्थ आइडियाज होते हैं, वो इस संसार में आके नहीं गेन करता। क्या वो, तो ये दोनों स्टेटमेंट देखिए एक दूसरे के कंट्रेरी हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक सही हो सकती है। लॉक के मुताबिक इंसान जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से गेन करता है नॉलेज को, ना कि इननेट आइडियाज उसमें पाए जाते हैं। तो ए जो है वो सही है, तो आर जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करते हैं, थोड़ा ही रह गया, जल्दी से हम इसको प्रोसीड करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखिए अगर अच्छे से वीडियो को क्वेश्चंस को समझना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अगर जिनको वीडियो की स्पीड कम लग रही है वो इसको बढ़ाकर 1.5x पे करके इसको वॉच कर सकते हैं, लेकिन जिनको समझना अच्छे से वो आराम से इसको समझें ताकि उनके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो सकें और बार बार आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो कुछ भी आपको की पॉइंट्स रेलिवेंट लगते हैं आप अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कोई कंसेप्ट आपका मिस हो चुका होगा, जैसे टैब्लो रसा का कंसेप्ट है, वो आपका जो ब्लैंक स्टेट का कंसेप्ट है वो आपका मिस हो चुका था, वो आप अपने नोट्स में जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए 22 को देखते हुए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। मैच द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन लॉक विद देयर प्राइमरी फोकस। जॉन लॉक के वर्क्स दिए गए हैं, कॉलम ए में और कॉलम बी में उनका क्या प्राइमरी फोकस है, थीम क्या है, उसको आपको मैच करना है। तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसको मैच करें, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन या फिर द कंडक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता ही है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन मतलब जहाँ पे टॉलरेशन की बात होगी, तो मतलब कौन से टॉलरेशन की बात हो रही है? रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही है। तो बी तीन का जो है वो क्या है? थर्ड का जो है बी है। तो फर्स्ट का क्या होगा? तो जो ट्रू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचर राइट्स की बात की जाती है। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नॉलेज और टैब्लो रसा की। अभी मैंने आपको बताया ब्लैंक स्टेट का कंसेप्ट दिया गया, कौन से? एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे ह्यूमन माइंड को बताते हैं कि वो ब्लैंक स्टेट है। द कंडक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, तो ये कहाँ पे दी गई है? इसमें क्या डिस्कस किया? रैशनल थिंकिंग एंड लर्निंग मैथड्स। तो फर्स्ट का क्या आ गया? फर्स्ट का आ गया सी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, आ गया ए में या डी में से कुछ हो सकता है। सेकंड का क्या होगा? सेकंड का जो है ए है, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब मैच कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। तो 23 है, लॉक आइडियाज ऑन गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड नेचुरल राइट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो लॉ के नेचुरल राइट्स हैं, जो लॉ के आइडियाज़ हैं, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, मतलब लोगों की सहमति से होनी चाहिए। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट को? ऑप्शन नंबर ए मैग्ना कार्टा, बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी द प्रिंस या फिर डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें से किसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी उस वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है लॉ के आइडियाज़ को, लॉ के आइडिया ऑफ कंसेंट, टॉलरेशन, इन सभी कंसेप्ट। ये आज भी जो है, आज की भी जो पॉलिटिकल फिलासफी है यहाँ पे वो रेलिवेंस और इन सभी कंसेप्ट का आज भी ये रेलिवेंट कंसेप्ट है, तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व है आज की पॉलिटिक्स में भी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ लॉक्स वर्क्स आर्ग्यूड दैट ह्यूमन माइंड इज लाइक अ ब्लैंक माइंड एट बर्थ विच नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। जो टैब्ला रसा का कंसेप्ट है जो हमने ऊपर भी आपको बताया, वो वापस उसको उसके ऊपर एक और कोई एमसीक्यू है। तो यहाँ पे मानते थे कि लॉक मानते थे कि ह्यूमन का जब जन्म होता है तो वो एक ब्लैंक स्टेट होती है, मतलब जब बर्थ होता है उसका, और जब वो बर्थ के बाद जो है अब धीरे धीरे नॉलेज गेन करता है कि थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस, मतलब अपने सेंसेस का यूज़ करके वो नॉलेज को गेन करता है। तो ये किस वर्क में जो है वो डिस्कस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए
द सेकेंड ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर डी द स्पिरिट्स ऑफ लॉ। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ये ऑप्शन नंबर सी है। ये ऊपर भी मैंने आपको डिस्कस किया है, शायद ये रिपीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन विद मैच द फॉलोइंग कोटेशन विद योर ऑथर। आपको कोटेशन दी गया और आपने उसके ऑथर के साथ उसको मैच करना है। कौन से ऑथर के द्वारा कौन सी कोटेशन दी गई है, ये आपको कॉलम ए कोटेशन को ऑथर के साथ मैच करना है। द एंड ऑफ लॉ इज नॉट अबॉलिश और रिस्ट्रेन। कानून लाने का ये मकसद नहीं है कि आप जो है फ्रीडम को अबॉलिश कर दें, उसको खत्म कर दें या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। उसका मतलब है फ्रीडम को प्रिजर्व करें और उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाएं, हर व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको सुरक्षित करें। लॉ का ये मतलब है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये फेमस कोटेशन आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये किसके द्वारा कही गई है? जीन जैक रूसो के द्वारा। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूं, आई थिंक मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये किसके द्वारा कही गई है? रेने डिकॉर्ड्स के द्वारा। फोर्थ कहा जाता है पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड एक्शन के द्वारा कहा गया। उनके मुताबिक जो पावर है वो इंसान को करप्ट बनाती है। जिसके पास भी पावर प्रेस्टीज होगा, उसके बाद प्रिविलेज होगा, तो वो क्या करेगा? वो हमेशा करप्ट हो जाएगा। वो हमेशा जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास पावर है, उसका इस्तेमाल करके उनको अपने हित के लिए प्रयोग करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करेगा। और अगर एब्सोल्यूट पावर इंसान के पास होगी तो वो एब्सोल्यूटली इंसान को करप्ट बनाएगी। तो ये लॉर्ड एक्शन, इस तरह के उनके विचार थे। तो ये आई होप जो सीरीज में ही इनको अरेंज करना होगा। ये सामने ही है, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इनमें से कौन सा? ए बी सी डी कौन सा है? ए बी सी डी। हाँ, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो सही है। तो आई होप सभी एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस तरीके के और भी लेक्चर आप वॉच करना चाहते हो तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। हमारी जो डेली जो है वीडियोज़ अपलोड की जाती है, पॉलिटिकल साइंस सिलेबस को जो है कंप्लीटली यहाँ पे फ्रीली डिस्कस करवाया जा रहा है और वैल्यूएबल कंटेंट जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।